नासा को आखिर मिल ही गया। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में वर्णित सप्त सागर, जी हां, आपने सही सुना। हिंदू पुराणों में जिन 7 समुद्रों का जिक्र किया गया था, जैसे कि क्षीर सागर यानी दूध का समुद्र, सुरा सागर यानी शराब का समुद्र, इक्षु सागर यानी गन्ने के रस का समुद्र, दधी सागर यानी दही का समुद्र, सर्प सागर यानी घी का समुद्र, ये सभी समुद्र आज के समय में हमें मिल गए हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह महासागर जो हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने वर्णित किए थे, ठीक उन्हीं विशेषताओं के साथ आधुनिक दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन जितना महत्वपूर्ण इन सागरों की विशेषताएं हैं, जैसे कि दही का सागर, दूध का सागर, शराब का सागर, इससे भी कई अधिक महत्वपूर्ण है आज के समय में उनका गूगल मैप में लोकेशन, और हकीकत में वे समुद्र आज भी मौजूद हैं। यह जानकर आप सचमुच चौंकने वाले हैं, क्योंकि अगर पुराणों में लिखे सप्त सागर वास्तव में मौजूद हैं, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि वे आधुनिक मानचित्र पर कहां पर स्थित हैं। और यही वह जानकारी है जिसे इतिहासकारों ने आपसे छिपा कर रखा। यहां तक कि जब पुराण और महाभारत जैसे हिंदू ग्रंथों में इनका स्पष्ट डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तब भी इतिहासकारों ने इसे महज एक मिथक कहकर नकार दिया। क्योंकि अगर यह मान लिया जाता कि हजारों साल पहले ही भारतीय ऋषियों को महासागरों की जानकारी थी, तो इससे क्या साबित होता? इससे यह साबित होता कि भारतीय हिंदू ऋषियों का ज्ञान दुनिया के बाकी लोगों से कहीं आगे था। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल यही आता है दिमाग में कि भला कोई समुद्र दूध, शराब, दही या घी से कैसे भरा हो सकता है? क्या यह सब सिर्फ कल्पनाएं हैं? क्या हमारे ऋषि इतने भोले थे कि उन्हें यह भी नहीं पता था कि समुद्र का पानी नमकीन होता है? लेकिन दोस्तों, शायद गलती हमारी सोच में है, क्योंकि उन ऋषियों की बुद्धि और ज्ञान तो उच्च कोटि का था ही, परंतु दोष आज की हमारी मॉडर्न समझ की सीमितता और बुद्धि के दिवालियापन में है। हमारे ऋषि महासागरों को उसकी फिजिकल अपीयरेंस, टेक्सचर और गुणों के आधार पर नाम देते थे, जैसे कि क्षीर सागर यानी जिसका पानी दूध की तरह सफेद और उज्जवल हो, दधी सागर यानी जो जमा हुआ गाढ़ा और ठोस हो, सर्पी सागर यानी घी की तरह चिकना और मलाईदार हो, लवण सागर यानी नमक से भरपूर जैसा कि आज का खारा पानी। अब सवाल आता है कि अगर क्षीर सागर सच में था, तो आज के मैप पर वो कहां है? महाभारत के भीष्म पर्व में बताया गया है कि क्षीद परितः शाक द्वीप प्रकीर्तित, यानी जो क्षीर सागर यानी दूध के समुद्र से घिरा हुआ है, और जहां शाक यानी वनस्पतियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं, वही द्वीप शाक द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, शाक यानी आज का अफ्रीका महाद्वीप, जिसके एक तरफ है अटलांटिक ओशियन और दूसरी तरफ है इंडियन ओशियन और अरब सागर। अब आप कहेंगे, अरे भाई, इन सागरों का पानी तो खारा और नीला है, दूधिया नहीं दिखाई देता। आप उल्लू बना रहे हो क्या? तो आइए अब मिलते हैं मॉडर्न साइंस से। अटलांटिक और इंडियन ओशियन में एक बहुत ही खास और रहस्यमयी फिनोमिनॉन देखा गया है, जिसे कहते हैं मिल्की सीज फिनोमिनॉन या दूधिया समुद्र। तो ये मिल्की सीज फेनोमेनन क्या होता है? समुद्र का एक बड़ा हिस्सा कभी कभी 1 लाख वर्ग किलोमीटर तक रात के अंधेरे में मिल्की वाइट ग्लो करता है। इतना ज्यादा ग्लो कि सैटेलाइट से भी दिखाई देता है। यह चमक होती है बायोलुमिनेसेंट बैक्टीरिया की वजह से, और यह ग्लो 40 दिन तक लगातार बनी रह सकती है। जी हां, इस घटना को विज्ञान में कहा जाता है मिल्की सी फिनोमिनन, और यह कोई नई बात नहीं है। 17वीं सदी 1600 साल में कैप्टन विलियम कीलिंग ने अपने जहाज के जर्नल में इस दूध जैसे समुद्र का जिक्र किया। वर्ष 1800 में समुद्र के किनारे रहने वाले नाविकों ने इसे मेल्क कहा। डच भाषा में इसका मतलब होता है दूधिया समुद्र। वर्ष 1985 में पहली बार वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च में दूधिया और मिल्की सी के बीच सीधे संपर्क में बायोलुमिनेसेंट बैक्टीरिया की पहचान की, यानी समुद्र की चमक का असली कारण एक बैक्टीरिया को बताया। वर्ष 2019 में वैज्ञानिकों ने देखा कि एक मिल्की सी 1 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला था और लगातार 40 दिनों तक दूध के जैसा चमकता रहा। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। यह चमक इतनी ज्यादा होती है कि स्पेस से भी देखी जा सकती है। अब सोचिए दोस्तों, विज्ञान वर्ष 1985 में जाकर पहली बार समझ पाया कि समुद्र में बायोलुमिनेसेंट बैक्टीरिया होते हैं, जिससे समुद्र दूध या सफेद दिखाई देता है। 2019 में जाकर वो कह पाए कि यह घटना 40 दिन तक भी चल सकती है। तो दोस्तों, अब जरा सोचिए, जिस घटना को विज्ञान आज थोड़ा थोड़ा समझने लगा है, इस घटना को हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले
अपनी प्रकृति के ऑब्जर्वेशन पावर से समझ लिया था और उसे क्षीर सागर नाम दिया था, और विज्ञान उसे मिल्की सी कहता है। कितनी गजब की समानता है साइंस और सनातन धर्म के ऋषियों के ज्ञान में। अभी तो रुको जरा, आगे और भी चौंकाने वाली जानकारी मिलने वाली है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उस महासागर की जो आज भी हमारे चारों तरफ है, जिसे आप और हम रोज अपनी आंखों से देखते हैं, जिसका पानी नमकीन होता है, यानी लवण सागर। हमारे शास्त्रों में इसका जिक्र बहुत साफ शब्दों में किया गया है। लवणम सागरम प्राप्त जम्बू द्वीप समन्ततः। जम्बू द्वीप चारों ओर लवण सागर यानी खारे पानी के समुद्र से घिरा हुआ है। आज के वैज्ञानिक नक्शे में अगर देखें तो जम्बू द्वीप का मतलब है पूरा एशिया महाद्वीप, जिसमें भारत, चीन, रूस, इंडोनेशिया, तिब्बत, जापान, रशिया जैसे देश आ जाते हैं। और यह पूरा महाद्वीप 3 तरफ से घिरा है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर जैसे महासागरों से। और इनका पानी कैसा है? खारा यानी नमकीन। अब सोचिए, आज की साइंस जिस महासागर को सालिन वाटर बॉडी कहती है, उसे हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले बस एक शब्द में कह दिया, लवण सागर। तो क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर हमारे शास्त्रों में वो समझ छिपी है? अब आगे सवाल यह है कि क्या दुनिया में कोई ऐसा समुद्र भी है जो दही से बना हो? अब जाहिर सी बात है, सीधा सीधा दही तो कहीं नहीं मिलेगा। जरा अपनी सोच को थोड़ा पैना कीजिए, क्योंकि यह एक पहेली है और इसका उत्तर कई परतों में छिपा हुआ है। सोचिए, दही तभी बनता है जब दूध जमता है। इसी तरह जब कोई समुद्र जमता है तो वह बर्फ का विशाल विस्तार बन जाता है। अब आइए जानते हैं एक ऐसे महासागर के बारे में, आर्कटिक महासागर, जो यूरोप के उत्तर में फैला है और साल भर बर्फ की मोटी चादर में ढका रहता है, शांत और ठोस समुद्र की तरह। विष्णु पुराण में वर्णन मिलता है कि जो क्षेत्र दधी सागर यानी जमे हुए समुद्र से जुड़ा है, वही क्रोंच द्वीप कहलाता है। अब प्रश्न उठता है, क्रोंच द्वीप कौन सा है? अगर आज आप गूगल पर खोजेंगे कि दुनिया में सबसे अधिक सारस पक्षी कहां पाए जाते हैं, तो आपको उत्तर मिलेगा यूरोप और रूस का उत्तरी क्षेत्र। यहां एक दिलचस्प बात है, क्रोंच का अर्थ ही होता है सारस पक्षी, यानी हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले ही इस क्षेत्र को क्रोंच द्वीप कहा था और उस जमे हुए समुद्र को दधी सागर। सोचिए, आज जो विज्ञान आर्कटिक महासागर को फ्रोजन ओशन या परमाफ्रॉस्ट कहता है, उसे हमारे प्राचीन ऋषियों ने कितनी सुंदर और सटीक संज्ञा दी थी। दही के समान जमा हुआ सागर, दधी सागर। इसे मात्र कल्पना कह देना बताता है कि आधुनिक इतिहासकार सनातन ज्ञान से कितने भयभीत हैं। अब आइए उस समुद्र की बात करें जिसे हमारे ऋषियों ने स्वादु जल सागर कहा है, यानी मीठे पानी का समुद्र। अब आप सोचेंगे, समुद्र का पानी तो हमेशा खारा होता है, फिर मीठा पानी कैसे संभव है? यही तो हमारे शास्त्रों और ऋषियों की अद्भुत दृष्टि का प्रमाण है। भागवत पुराण में लिखा है, स्वादुद केन संयुक्त पुष्कर द्वीप उच्चते, अर्थात जो मीठे जल से जुड़ा हुआ है वही पुष्कर द्वीप कहलाता है। अब ध्यान दीजिए, यह पुष्कर द्वीप और कोई नहीं बल्कि आज का उत्तर अमेरिका महाद्वीप है, और इसके साथ जुड़ा है विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का विस्तार, ग्रेट लेक्स महान झीलों की श्रृंखला। इनमें से केवल लेक सुपीरियर ही इतनी विशाल है कि देखने पर वह किसी समुद्र का आभास देती है। लेक सुपीरियर की चौड़ाई लगभग 560 किलोमीटर और लंबाई करीब 616 किलोमीटर है। यह इतनी विशाल है कि वैज्ञानिक भी इसे एक आंतरिक मीठे जल का समुद्र कहने लगे हैं, और हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने इसे पहले ही स्वादु जल सागर यानी मीठे पानी का महासागर कह दिया था। अब समझिए क्यों उत्तर अमेरिका को पुष्कर द्वीप कहा गया है। संस्कृत में पुष्कर का अर्थ होता है सरोवर, तालाब या झील, और उत्तर अमेरिका में ग्रेट लेक्स, लेक सुपीरियर, मिशिगन, इरी, ऑन्टेरियो, यूरोन जैसी असंख्य विशाल मीठे पानी की झीलें फैली हुई हैं। इतना ही नहीं, यह ग्रेट लेक्स सिस्टम दुनिया के सबसे बड़े ताजे पानी के इकोसिस्टम में से एक है, जहां पृथ्वी का 20% से भी अधिक ताजा जल संग्रहित है। बस फर्क इतना है कि जो बातें हमारे ऋषि अपनी अनुभूति, दर्शन और ज्ञान से समझ गए थे, आज हम उन्हें सैटेलाइट और आधुनिक उपकरणों से माप रहे हैं। अब चलते हैं उस समुद्र की ओर जिसे हमारे ऋषियों ने सर्पिसागर कहा, यानी घी से भरा समुद्र। आप सोच सकते हैं, क्या सच में घी का समुद्र हो सकता है? पर अगर गहराई से विचार करें
तो यह तुलना पूरी तरह सटीक बैठती है। शुद्ध देसी घी जब शांत अवस्था में रहता है तो उसकी सतह पर एक चिकनी चमकदार परत जम जाती है, और ठीक वैसा ही दृश्य हमें अंटार्कटिका के आसपास के समुद्रों में दिखाई देता है, जहां सतह पर घी जैसी सफेद चिकनी पपड़ी जमी रहती है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने उसे सर्प सागर की संज्ञा दी। भागवत पुराण में लिखा है, सर्पमयम सर प्रोक्तम कुशद्वीपम समन्ततः, अर्थात जो समुद्र घी जैसी जलधारा से भरा हो वह कुशद्वीप के चारों ओर फैला हुआ है। अब प्रश्न उठता है, कुशद्वीप कौन सा है? तो उत्तर है अंटार्कटिका, क्योंकि संस्कृत में कुश का अर्थ है वह शुष्क बंजर स्थान जहां जीवन और वनस्पति न के बराबर हो। अंटार्कटिका इसी का प्रत्यक्ष उदाहरण है। साल भर बर्फ से ढका, जीवन के लिए लगभग असंभव और वनस्पति का लगभग पूर्ण अभाव। आज के वैज्ञानिक इसे कोल्ड डेजर्ट यानी शीत मरुस्थल कहते हैं। वही तथ्य हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले कुश द्वीप के रूप में बता दिया था। अब बात करते हैं इक्षुरस सागर की, यानी गन्ने के रस जैसे जल वाले समुद्र की। नाम सुनकर लगेगा कि बात फिर से मीठे पानी की हो रही है, पर असल संकेत पानी के स्वाद नहीं, रंग की ओर है। गन्ने के रस का रंग हल्का हरा और थोड़ा मटमैला होता है, और ठीक वैसा ही रंग होता है उस समुद्र का जिसे इक्षुरस सागर कहा गया। विष्णु पुराण में लिखा गया है, इक्षुरसोदका सागर प्लक्ष द्वीपम समावृणोत, अर्थात जो समुद्र गन्ने के रस जैसे जल से भरा हो वह प्लक्ष द्वीप को चारों तरफ से घेरता है। अब सवाल उठता है, आखिर प्लक्ष द्वीप कौन सा है? इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्यों? क्योंकि संस्कृत में प्लक्ष का मतलब होता है गूलर का वृक्ष, और अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में गूलर जैसे पेड़ बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। अब अगर ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ फैले समुद्रों की बात करें तो वैज्ञानिकों ने भी पाया है कि कई बार वहां का समुद्र हल्के हरे रंग का दिखाई देता है, ठीक वैसे ही जैसे गन्ने का रस। 2019 में जब क्वींसलैंड में जबरदस्त बारिश हुई थी तो भारी मात्रा में बाढ़ का पानी समुद्र में मिल गया। इस पानी में भरपूर पोषक तत्व मौजूद थे, जिससे समुद्र में फाइटोप्लैंक्टन यानी सूक्ष्म शैवाल की तेजी से वृद्धि हुई। नतीजा, समुद्र का रंग हरा पड़ गया, जैसा कि गन्ने के रस का होता है। यह बदलाव सैटेलाइट इमेजेस में भी साफ तौर पर देखा गया। इतना ही नहीं, अक्सर ऑस्ट्रेलिया के आसपास के समुद्री क्षेत्रों में सेडिमेंट इन्फ्लक्स, बायोलॉजिकल गतिविधि और नदियों के पानी के मिलाव से भी समुद्र का रंग मटमैले हरे में बदलता रहता है। मतलब जो बात आज के वैज्ञानिक उन्नत तकनीकों से समझ पा रहे हैं, वही गहरी बात हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ग्रंथों में लिख दी थी कि यह समुद्र इक्षुरस यानी गन्ने के रस जैसा है। अब बात करते हैं अगले समुद्र की, जिसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में सुरासागर कहा गया है। नाम सुनते ही कुछ लोगों के दिमाग में आ सकता है, अगर कहीं सच में शराब से भरा सागर है तो फिर बोतल खरीदने की जरूरत ही क्या है? लेकिन जरा रुकिए, यहां बात शराब के नशे की नहीं बल्कि उसके रंग और प्रभाव की हो रही है। गरुड़ पुराण में लिखा गया है, सुरा सागर से घिरा हुआ द्वीप शालमल द्वीप कहलाता है। अब अगर इसे आज के भूगोल से जोड़ें तो शालमल द्वीप यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका के समुद्री इलाकों में एक विशेष घटना होती है जिसे रेड टाइड ब्लूम कहते हैं। इसमें कुछ शैवाल तेजी से बढ़ जाते हैं, जिससे समुद्र का पानी गाढ़ा, मटमैला और लाल दिखने लगता है, बिल्कुल शराब जैसा। सिर्फ रंग ही नहीं, इस दौरान समुद्र की हवा भी जहरीली हो जाती है, जो इंसानों और जानवरों के लिए नुकसानदायक होती है। हमारे ऋषियों ने इसी प्राकृतिक घटना को सुरासागर कहा था। वहीं शालमल द्वीप का वर्णन भी सटीक बैठता है, क्योंकि शालमल यानी सेमल के वृक्ष दक्षिण अमेरिका के ब्राजील, पेरू और अर्जेंटीना में आज भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों, सवाल यह नहीं है कि हमारे ऋषियों ने विज्ञान को जाना या नहीं, असली सवाल यह है कि क्या हम आज उनकी गहराई को समझने के योग्य हैं। जो बातें आज हम उपग्रहों और वैज्ञानिक खोजों से जान पा रहे हैं, उन्हें हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया था। चाहे वह प्लक्ष द्वीप हो या सुरासागर, हर विवरण किसी कल्पना नहीं बल्कि वास्तविकता पर आधारित है। अब समय आ गया है कि हम अपने प्राचीन ग्रंथों को नए नजरिए से पढ़ें, समझें और उन पर गर्व करें।